पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान चैप्टर 6 गरुड़श्व और चाय पत्ती। अगले दिन जब हैरी, रॉन और हरमाइनी नाश्ते के लिए बड़े हॉल में पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले ड्रेको मैल्फॉय दिखाई दिया। वो नागशक्ति के विद्यार्थियों को कोई मजेदार कहानी सुना रहा था। जब वो पास से गुजरे तो मैल्फॉय ने बेहोश होने का मूर्खतापूर्ण नाटक किया, जिस पर ठहाके बज उठे। उनकी तरफ ध्यान मत दो, हरमाइनी बोली, जो हैरी के ठीक पीछे चल रही थी। उसकी तरफ ध्यान मत दो, कोई फायदा नहीं होगा। अरे पॉटर, पैंसी पार्किंसन चीखी। नागशक्ति की इस लड़की का चेहरा किसी बदसूरत कुतिया जैसा था। पॉटर, दम पिशाच आ रहे पॉटर। हैरी गरुड़द्वार की टेबल पर जॉर्ज के पास बैठ गया। 3rd ईयर का टाइम टेबल, जॉर्ज ने उनकी तरफ टाइम टेबल बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें क्या हुआ हैरी? मैल्फॉय, रॉन ने कहा, जो जॉर्ज के दूसरी तरफ बैठकर नागशक्ति के विद्यार्थियों को गुस्से से घूर रहा था। जॉर्ज ने देखा कि मैल्फॉय एक बार फिर डर के मारे बेहोश होने का नाटक कर रहा है। उसने धीरे से कहा, वो घटिया लड़का, जब तमपिशाच कल रात को हमारी तरफ वाले हिस्से में आए थे ना, तब तो वो इतना बहादुर नहीं था। वो भागते हुए हमारे कंपार्टमेंट में घुस गया था और छुप गया था, है ना फ्रेड? अरे वो तो पूरा गीला हो गया था, फ्रेड ने मैल्फॉय को हिकारत से देखकर कहा। मेरे अंदर से भी सारी खुशी चली गई थी, जॉर्ज बोला। दमपिशाच बड़ी भयानक चीज है ना, फ्रेड बोला। ऐसा लगता है जैसे खून बर्फ बन गया था। तुम बेहोश तो नहीं हुए? हैरी ने धीमी आवाज में पूछा। भूल जाओ हैरी, जॉर्ज ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। डैडी को एक बार अज़्काबान जाना पड़ा था, याद है फ्रेडी? और उन्होंने लौटकर कहा था कि उन्होंने उससे बुरी जगह नहीं देखी। वापस आने पर वो कमजोर हो गए थे और कांप भी रहे थे। दम पिशाच माहौल से सारी खुशी निकाल लेते हैं। अज़्काबान के ज्यादातर कैदी पागल हो जाते हैं दोस्त। देखते हैं मैल्फॉय हमारे पहले क्विडिच मैच के बाद कितना खुश दिखता है, फ्रेड बोला। इस साल का पहला मैच गरुड़द्वार और नागशक्ति के बीच है, याद है ना? क्विडिच मैच में हैरी और मैल्फॉय का सिर्फ एक बार ही आमना सामना हुआ था, जिसमें मैल्फॉय का बुरा हाल था। इस विचार से हैरी थोड़ा खुश हुआ और उसने सॉसेज और फ्राइड टमेटोज ले लिए। हरमाइनी अपना नया टाइम टेबल देख रही थी। उसने खुश होकर कहा, कितना अच्छा है ना, आज हमारे कुछ नए सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो रही है। हरमाइनी, रॉन ने उसके कंधे के ऊपर से झांकते हुए कहा, तुम्हारा टाइम टेबल गलत है। देखो, तुम्हें एक दिन में 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इतना समय ही नहीं है। मैं देख लूंगी, मैंने प्रोफेसर मैकगोनागल से बात कर ली है। पर देखो तो, रॉन ने हंसते हुए कहा, आज सुबह का टाइम टेबल देखो। 9 बजे ज्योतिष, उसके नीचे 9 बजे मगलू अध्ययन। और रॉन हैरान होकर और करीब झुका। देखो, उसके नीचे 9 बजे अंकों का जादुई महत्व। मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ तुम पढ़ने में अच्छी हो, लेकिन कोई भी इतना अच्छा नहीं हो सकता। तुम एक समय पर 3 क्लासेस में कैसे हो सकती हो? हरमाइनी ने झिड़क दिया। बेवकूफ मत बनो रॉन, जाहिर है एक समय पर कोई 3 क्लासेस में नहीं हो सकता। तो फिर जरा सा जैम देना, हरमाइनी बोली। पर ओ रॉन, तुम्हें इससे क्या मतलब अगर मेरा टाइम टेबल थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है? मैंने तुम्हें बताया है ना, मैंने मैकगोनागल से बात कर ली है। तभी हैग्रिड बड़े हॉल में आ गया। वो अपना छछूंदर की खाल वाला लंबा ओवरकोट पहने था और बेध्यानी में अपने बड़े से हाथ से एक मरी हुई बिल्ली को लहरा रहा था। सब ठीक है? उसने उत्सुकता से पूछा जब वो स्टाफ टेबल की तरफ जाते हुए रास्ते में रुका। आज हमारी जिंदगी की पहली क्लास है जिसमें हम तुम्हें पढ़ाएंगे। लंच के बाद सुबह 5 बजे से उठ के तैयारी कर रहे हैं। आशा करते हैं सब कुछ ठीक होगा। हम टीचर बन गए, कसम से। वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और अपनी बिल्ली को लहराते हुए स्टाफ टेबल की तरफ बढ़ गया। क्या पता वो किस चीज की तैयारी कर रहा है, रॉन ने तनाव भरी आवाज में कहा। विद्यार्थी अपनी अपनी क्लासेस में जाने लगे और हॉल खाली होने लगा। रॉन ने टाइम टेबल देखा। बेहतर होगा हम भी चल दें। ज्योतिष की क्लास उत्तरी मीनार के ऊपर है, 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। उन्होंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और फ्रेड और जॉर्ज से विदा लेकर हॉल से बाहर चल दिए। जब वो नागशक्ति की टेबल के पास से गुजरे तो मैल्फॉय ने एक बार फिर से बेहोश होने का अभिनय किया। जब हैरी प्रवेश हॉल में पहुंचा तो उसे पीछे से हंसी का ठहाका सुनाई दिया। महल से उत्तरी मीनार तक जाना आसान नहीं था। ये एक लंबी यात्रा थी। हालांकि उन्हें हॉगवर्ट्स में 2 साल हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें महल की पूरी जानकारी नहीं थी और इससे पहले तो वो कभी उत्तरी मीनार में गए ही नहीं थे। कोई ना कोई शॉर्टकट तो होना ही चाहिए ना, रॉन ने हाँफते हुए कहा जब वो 7वीं लंबी सीढ़ियों पर चढ़े और एक अपरिचित जगह पर पहुंच गए। यहाँ पत्थर की दीवार पर लटकती बड़ी तस्वीर के सिवा कुछ नहीं था। तस्वीर में घास का मैदान था। हरमाइनी दाहिनी तरफ के खाली गलियारे में झांककर बोली, मुझे लगता है रास्ता यहाँ से होगा। हो ही नहीं सकता, वो तो दक्षिण है। देखो, वहां की खिड़की के बाहर झील दिखती है। हैरी पेंटिंग को देख रहा था। एक मोटा और भूरा टट्टू अभी अभी घास के उस मैदान में आ गया था और चरने लगा। हैरी को इस बात की आदत पड़ चुकी थी कि हॉगवर्ट्स की तस्वीरों में बने लोग अपनी तस्वीर छोड़कर दूसरी तस्वीरों में एक दूसरे से मिलने जाते थे, लेकिन उसे यह देखने में बड़ा मजा आता था। एक पल बाद जिराब अख्तर पहने एक नाटा गोल मटोल सैनिक अपने टट्टू की तलाश में उस तस्वीर में आ गया।
उसके धातु के घुटनों पर घास के निशान देखकर लगता था वो अभी अभी गिरा था। आहा! वो हैरी, रॉन और हरमाइनी को देखकर चिल्लाया, ये दुष्ट लोग कौन है जिसने मेरी निजी जागीर में घुसने की हिमाकत की है? शायद हमारे गिरने पर हंसी उड़ाने आए हो कुत्तों कमीनों, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। उन्होंने हैरानी से देखा कि उस नाट्य सैनिक ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। इसके बाद जोर जोर से वो हवा में घुमाने लगा और गुस्से में यहाँ वहाँ उछलने लगा, लेकिन उसके कद के हिसाब से तलवार ज्यादा ही लंबी थी। एक झटके से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो मुंह के बल घास पर गिर गया। तुम ठीक तो हो? हैरी तस्वीर के पास जाते हुए बोला। घटिया घमंडी आदमी, पीछे हटो कमीने। सैनिक ने अपनी तलवार दोबारा पकड़ी और खींचने की कोशिश की, लेकिन तलवार घास में गहराई तक धंस गई थी। हालांकि उसने तलवार खींचने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह उसे बाहर नहीं निकाल पाया। आखिरकार मजबूरन उसे घास पर बैठना पड़ा और अपने लोहे के टोप के ऊपर करके वो मुंह का पसीना पोंछने लगा। सुनिए, हैरी ने सैनिक की थकान का फायदा उठाते हुए कहा, हम उत्तरी मीनार की तलाश में भटक रहे हैं, क्या आप वहां पहुंचने का रास्ता जानते हैं? खोज! सैनिक का गुस्सा तत्काल उड़ गया। वो उठकर खड़ा हुआ और चिल्लाया, प्यारे दोस्तों, मेरे पीछे आओ, या तो हम लक्ष्य को पालेंगे या इसी बहादुरी में अपनी जान दे देंगे। उसने तलवार खींचने की एक और कोशिश की, फिर अपने मोटे टट्टू पर बैठने की असफल कोशिश करके चिल्लाया, श्रेष्ठ पुरुष और कुलीन महिला, हम पैदल ही अपने अभियान पर चलेंगे, चलिए। और इसके बाद वो भागते हुए बाईं तरफ की तस्वीर में पहुंचा और गायब हो गया। वो उसकी ज़रह बख्तर की आवाज़ का पीछा करते हुए गलियारे में भागने लगे। बीच बीच में वो किसी के आगे वाली तस्वीर में भागता हुआ दिख जाता था। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, सबसे बुरी मुश्किल आनी बाकी है, सैनिक चीखा। तो उन्होंने देखा कि वह एक सकरी घुमावदार सीढ़ी पर की दीवार पर टंगी तस्वीर के बीच में प्रकट हो गया, जिसमें मौजूद औरतें उसे देखकर दहशत में आ गई थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी जोर जोर से हाँफते हुए घुमावदार सीढ़ी पर चढ़ने लगे। उनका सिर घूमने लगा। आखिरकार तभी उन्हें ऊपर से आती लोगों के बोलने की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी और वो समझ गए कि वो उत्तरी मीनार के क्लासरूम में पहुंच गए। अलविदा साथियों, सैनिक चिल्लाया और उसने अपना सिर कुछ बुरे दिखने वाले सन्यासियों की तस्वीर में घुसा दिया। अलविदा साथियों, अगर आपको कभी किसी महान और साहसी व्यक्ति की जरूरत हो तो सर कैडोगन को याद करना ना भूलिएगा। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें भूल भी कौन सकता है, रॉन बुदबुदाया और सैनिक के गायब होने के बाद उसने ये भी जोड़ दिया, अगर हमें किसी पागल की जरूरत हुई तो। वो लोग आखिर कुछ सीढ़ियाँ चढ़े और एक छोटी सी जगह पर पहुंचे जहाँ क्लास के ज्यादातर विद्यार्थी पहले ही आ चुके थे। सामने एक भी दरवाजा नहीं था। रॉन ने हैरी को दिखाते हुए छत की तरफ इशारा किया जहाँ एक गोल दरवाजा था। उस दरवाजे पर पीतल की एक पट्टी थी। सिबिल ट्रेलॉनी, ज्योतिष शास्त्र की अध्यापिका। हैरी ने उस पट्टी पर लिखे शब्द पढ़ते हुए कहा, पर वहां तक कैसे पहुंचेंगे? ऐसा लगा जैसे किसी ने सवाल सुन लिया हो, क्योंकि उसी समय दरवाजा खुल गया। उसमें से एक सफेद सीढ़ी नीचे की तरफ पैरों के पास आ गई। हर विद्यार्थी खामोश हो गया। पहले आप, रॉन ने हंसते हुए कहा, इसलिए हैरी सबसे पहले चढ़ा। वो एक ऐसे क्लासरूम में पहुंचा जिससे अजीब क्लासरूम उसने आज तक नहीं देखा था। दरअसल ये किसी क्लासरूम जैसा दिखता ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे अटारी और पुराने ज़माने की चाय की दुकान का मिला जुला रूप हो। इसमें कम से कम 20 छोटी गोल टेबल्स ठसाठस भरी हुई थी, जिनके चारों तरफ कुर्सियां और मोटे कुशन थे। हर चीज़ पर धीमी लाल रोशनी पड़ रही थी। सभी खिड़कियों पर लगे पर्दे बंद थे। कई लैंप्स पर गहरे लाल स्कार्फ थे। अंदर दम घुटने वाली गर्मी थी और मेंटल पीस के नीचे जलती आग से बदबू आ रही थी। आग में तांबे की एक बड़ी केतली गर्म हो रही थी। गोलाकार दीवारों की चारों तरफ लगी अलमारियों में धूल से सने पंख, मोमबत्तियों के ठूंठ, कटे फटे ताश के पत्तों की गड्डियां, अनगिनत सफेद भाग्य दर्पण और चाय के बहुत सारे कप रखे थे। हैरी के पीछे पीछे रॉन भी आ गया और कुछ ही समय में पूरी क्लास इकट्ठी हो गई। वो सब फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। टीचर कहाँ है? रॉन ने कहा। अचानक छायाओं में से एक धीमी धुंध भरी आवाज आई। स्वागत है, आवाज ने कहा। आखिरकार तुम्हें इस दुनिया में देखना बहुत अच्छा लगा। हैरी को पहली नजर में लगा जैसे कोई चमकता सा कीड़ा आ गया हो। प्रोफेसर ट्रेलॉनी अब आग की रोशनी में आई तो उन्होंने देखा कि वो दुबली पतली सी थी। बड़े चश्मे के कारण उनकी आंखें कई गुना बड़ी दिख रही थी और उन्होंने सितारों जड़ी चमकीली शॉल ओढ़ रखी थी। उनकी लंबी और पतली अनगिनत मालाएं लटकी हुई गर्दन थी और हाथों में कड़े और अंगूठियां थी। बैठ जाओ मेरे बच्चों, बैठ जाओ, उन्होंने कहा और ये सुनते ही सभी विद्यार्थी कुर्सियों पर बैठ गए या मोटे कुशन में घुस गए। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक गोल टेबल के चारों तरफ बैठ गए। ज्योतिष शास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है।
प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने कहा, जो आग के सामने पंख लगी कुर्सी में बैठ गई। मेरा नाम प्रोफेसर सिबिल ट्रेलॉनी है। हो सकता है तुम लोगों ने मुझे पहले कभी ना देखा हो। मुझे लगता है स्कूल की भागम भाग में ज़्यादा बार पढ़ने से मेरे मन की आँख धुंधली हो जाती है। किसी ने भी इस असाधारण बात पर कुछ नहीं कहा। प्रोफेसर ट्रेलॉनी नज़ाकत से शॉल ठीक करते हुए आगे बोली, तो तुम लोगों ने पढ़ने के लिए ज्योतिष शास्त्र चुना है, जो सभी जादुई कलाओं में सबसे मुश्किल कला है। मुझे तुम्हें जरूर ये शुरू से चेतावनी दे देनी चाहिए कि अगर तुम्हारे अंदर भविष्य देखने की शक्ति नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं सिखा पाऊंगी। पुस्तकें इस मामले में ज़्यादा मदद नहीं करती। इन शब्दों पर हैरी और रॉन दोनों ने ही हरमाइनी को मुस्कुरा कर देखा, जो ये सुनकर हैरान थी कि किताबें इस विषय में मदद नहीं कर पाएंगी। बहुत से जादूगर और जादूगरियाँ मंत्रों, कार्डों और अदृश्य होने के क्षेत्र में प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन भविष्य पढ़ने में रहस्य जो होते हैं उन्हें नहीं समझ पाते। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने आगे कहा। उनकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें विद्यार्थियों को घबराए चेहरों पर घूमती रही। ये एक ऐसी प्रतिभा है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तुम सुनो लड़के, उन्होंने अचानक नेविल से कहा, जो उनकी आवाज़ सुनकर अपने कुशन से गिरते गिरते बचा। तुम्हारी दादी ठीक है? नेविल ने कांपती आवाज़ में कहा। मुझे लगता है ठीक ही होगी। मुझे नहीं लगता। तुम्हारी जगह होती तो इतने यकीन से नहीं कहती, प्रोफेसर ट्रेलॉनी बोली। आग की रोशनी में उनके नम में ईयरिंग्स चमक रहे थे जिसमें पन्ने लगे थे। नेविल ने डर से थूक गटका। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने शांत स्वर में कहा, हम इस साल ज्योतिष शास्त्र की मूलभूत पद्धतियां पढ़ेंगे। पहले सत्र में चाय की पत्तियों से भविष्य पढ़ना सीखेंगे। अगले सत्र में हस्तरेखाओं का अध्ययन करेंगे। तुम सुनो लड़की, उन्होंने अचानक पार्वती पाटिल से कहा, लाल बाल वाले आदमी से सावधान रहना। तुम पार्वती ने अपने ठीक पीछे बैठे रॉन को दहशत से देखा और अपनी कुर्सी दूर खिसका ली। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने आगे कहा, गर्मियों में हम भाग्य दर्पण की पढ़ाई करेंगे, बशर्ते हम इससे पहले आग के अपशगुन पूरे कर दें। दुर्भाग्य से फरवरी में फ्लू का प्रकोप फैलने के कारण क्लासेस में बाधा पड़ेगी। मेरी खुद की आवाज़ चली जाएगी और ईस्टर के आसपास हम में से कोई एक हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला जाएगा। ये सुनकर एक बहुत तनावपूर्ण खामोशी छा गई, लेकिन ट्रेलॉनी को इस बात का पता नहीं था। सुनो, उन्होंने लेवेंडर ब्राउन से कहा, जो सबसे पास बैठी थी। उनकी बात सुनते ही वो घबराकर अपनी कुर्सी पर पीछे टिकी। क्या तुम चाय का सबसे बड़ा सफेद पॉट उठाकर लाओगी बच्ची? लेवेंडर राहत की सांस लेते हुए खड़ी हुई और शेल्फ से एक बड़ा टी पॉट उठाकर उसे ट्रेलॉनी के सामने टेबल पर रख दिया। धन्यवाद लड़की, वैसे तुम्हें जिस घटना का डर है वो शुक्रवार 16 अक्टूबर को जरूर होगी। लेवेंडर की कपकपी छूट गई। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जोड़ियाँ बना लो। शेल्फ से चाय का एक कप उठाकर मेरे पास आओ, मैं इसे भर दूंगी। बैठो और चाय पियो। तब तक पीना जब तक नीचे पत्तियाँ ना बच जाए। फिर बाएं हाथ से इन्हें कप में 3 बार घुमाना। फिर कप को तश्तरी पर उल्टा रखना। जब इसके बाद इंतजार करना जब तक कि चाय की आखिरी बूंद बह न जाए। जब ऐसा कर लो तो खाली कप पार्टनर को पढ़ने के लिए दे देना। तुम लोग भविष्य को खुलासा के पृष्ठ नंबर 5 और 6 का प्रयोग करके आकृतियों का विश्लेषण करोगे। तुम्हारी मदद करने और तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए मैं बीच में घूमूंगी। पर तुम, उन्होंने नेविल की बाह पकड़ते हुए कहा, जो उठ रहा था, जब तुम पहला कप तोड़ दो तो मेहरबानी करके नीला कप उठा लेना। मुझे गुलाबी कप थोड़े ज्यादा पसंद है ना। और ऐसा ही हुआ। नेविल अभी चाय के कप के शेल्फ तक पहुंचा ही था कि वहां कप टूटने की आवाज आई। प्रोफेसर ट्रेलॉनी एक झाड़ू और कचरे की टोकरी लेकर पास पहुंची और बोली, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो अगला नीला कप उठाना लड़के। धन्यवाद। अब हैरी और रॉन के चाय के कप भर चुके थे, तो वह वापस अपनी टेबल पर पहुंच गए और गर्म चाय को जल्दी से पीने की कोशिश की। फिर चाय की बची हुई पत्तियों को प्रोफेसर ट्रेलॉनी के बताए तरीके से हिलाया, कप की आखिरी बूंद को गिरा दिया और अंत में अपने कप बदल लिए। ठीक है, रॉन बोला, जब उन दोनों ने अपनी किताबों के 5 और 6 नंबर के पेज खोल लिए। तो तुम्हें मेरे कप में क्या दिख रहा है? गीला भूरा मसाला, हैरी बोला। कमरे में भरे धुएं के कारण उसका दिमाग घूम रहा था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी चिल्लाई, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ मेरे बच्चों और अपनी आंखों से देखो इस दुनिया के उस पार। हैरी ने खुद को संभालने की कोशिश की। ठीक है, तुम्हारे कप में मुझे क्रॉस जैसी चीज दिख रही है, उसने भविष्य का खुलासा किताब को देखने हुए कहा। इसका मतलब है तुम्हें मुश्किलों और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, लेकिन ऐसी चीज दिख रही है जो शायद सूरज हो सकता है। जरा ठहरो, इसका मतलब है खुशी। तो तुम कष्ट में रहोगे लेकिन बहुत खुश रहोगे ना? मेरे ख्याल से दोस्त तुम्हें अपने मन की आंख की जांच करवानी चाहिए, रॉन बोला। उन दोनों को ही अपनी हंसी रोकनी पड़ी क्योंकि प्रोफेसर ट्रेलॉनी उन्हीं की तरफ देख रही थी। तो अब मेरी बारी है,
रॉन ने हैरी के चाय के कप में झांका। इस कोशिश में उसके माथे पर बल पड़ गए। फिर वो बोला, गोल हैट जैसा कुछ दिख रहा है। वो बोला, शायद तुम जादू मंत्रालय में काम करोगे। उसने चाय के कप को दूसरी तरफ से देखा, लेकिन इस तरफ से दिख रहा है जैसे ऑलिव हो। इसका क्या मतलब है? उसने देखा, अप्रत्याशित धन, बहुत बढ़िया। कुछ धन मुझे भी दे देना। और यहाँ एक और चीज दिख रही है, किसी जानवर जैसी है। हाँ, अगर ये इसका सिर है तो ये दरियाई घोड़ा है, नहीं भेड़ है। जब ये सुनकर हैरी हंसने लगा तो प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने मुड़कर देखा। मुझे देखने दो बच्चे। उन्होंने रॉन को झिड़कते हुए कहा और उसके हाथ से हैरी का कप ले लिया। सब विद्यार्थी खामोश होकर देखने लगे। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने कप को घूरा। वो इसे घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में घुमा रही थी। चील, मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई घातक सा दुश्मन है। लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं ना, हरमाइनी ने फुसफुसाते हुए कहा। ट्रेलॉनी ने घूरा। हैरी और तुम जानते हो किसके बारे में? तो सब जानते हो, हरमाइनी बोली। हैरी और रॉन ने उसे आश्चर्य और प्रशंसा के मिले जुले भाव से देखा। पहले कभी हरमाइनी को किसी टीचर को जवाब देते नहीं सुना था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर अपनी बड़ी आंखें हैरी के कप की तरफ करके उसे घुमाती रही। मुदगर यानी कि हमला। हो, इस कप की भविष्यवाणी अच्छी नहीं है। मुझे तो ये गोल हैट लगा था, रॉन ने झिझकते हुए कहा। खोपड़ी, तुम्हारे रास्ते में खतरा है बच्चे। हरमाइनी को छोड़कर सभी विद्यार्थी मंत्रमुग्ध होकर ट्रेलॉनी को देख रहे थे, जिन्होंने कप को आखिरी बार घुमाया। आह भरी और फिर एक और कप टूटने की आवाज आई। नेविल ने अपना दूसरा कप भी तोड़ दिया था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी अब एक खाली कुर्सी पर धसक कर बैठ गई। उनका हाथ अब उनके दिल पर था और आंखें बंद थी। मेरे प्यारे बच्चे, बेचारे बच्चे, नहीं नहीं नहीं, चुपे रहना ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, मुझसे कुछ मत पूछना। नहीं 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 नहीं। डीन थॉमस ने पूछा, उस कप में क्या है प्रोफेसर? सभी विद्यार्थी खड़े हो गए और धीरे धीरे हैरी और रॉन की टेबल के पास जमा हो गए, ताकि वो ट्रेलॉनी की कुर्सी के पास से हैरी का कप देख सके। मेरे बच्चे, प्रोफेसर ट्रेलॉनी की बड़ी आंखें नाटकीय रूप से खुल गई। तुम्हारे कप में ग्रिम है। क्या है? वो इसका मतलब नहीं समझा। उसे साफ दिख रहा था कि उसके अलावा कई और लोग भी मतलब नहीं समझे थे। डीन थॉमस ने उसकी तरफ देखकर कंधे हुए उचकाए और लैवेंडर ब्राउन ने उलझन दिखाई, लेकिन बाकी सबने दहशत में अपने हाथ मुंह पर रख लिए। ग्रिम, मेरे प्यारे बच्चे, ग्रिम, प्रोफेसर ट्रेलॉनी बोली, जो इस बात पर हैरान नहीं थी कि हैरी इसका मतलब नहीं जानता था। दैत्याकार भूतिया कुत्ता जो कब्रिस्तानों में घूमता है, आत्माओं को नरक तक ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये अपशकुन है, सबसे बुरा अपशकुन, मौत का अपशकुन। हैरी का पेट उथल पुथल करने लगा। फ्लरिश एंड ब्लॉट्स में मौत के अपशकुन किताब के कवर वाला कुत्ता, मैग्नोलिया क्रिसेंट में अंधेरे में दिखने वाला कुत्ता। अब लैवेंडर ब्राउन ने भी मुंह पर हाथ रख लिया। सभी हैरी को देख रहे थे, हरमाइनी को छोड़कर। हरमाइनी उठी और प्रोफेसर ट्रेलॉनी की कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई। उसने सपाट अंदाज में कहा, मुझे नहीं लगता एक ग्रिम जैसा दिखता है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने हरमाइनी को नापसंदगी से देखा। माफ करना मेरी बच्ची, लेकिन तुम्हें भविष्य को देखने वाला आभामंडल सबसे कम नजर आ रहा है। तुम्हें भविष्य की तरंगों को ग्रहण करने की शक्ति बहुत 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 कम है। सीमस फिनेगन ने अपने सिर को एक तरफ करके दूसरी तरफ हिलाने लगा। उसने अपनी आंखें लगभग बंद करके कहा, ऐसा करने पर ही ग्रिम जैसा ही दिखता है। फिर उसने बाईं तरफ झुककर कहा, लेकिन यहाँ से तो लग रहा है कोई गधा है। आप लोग ये फैसला कब करेंगे कि मैं मरने वाला हूं या नहीं? हरी ने कहा और अपने शब्द सुनकर खुद भी हैरान रह गया। अब कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। मुझे लगता है आज की पढ़ाई यहाँ तक ही पूरी हो जानी चाहिए, प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, अपना सामान सही जगह पर रखो, चलो चलो। चुपचाप पूरी क्लास ने चाय के कप प्रोफेसर ट्रेलॉनी की अलमारी पर रख दिया, अपनी किताबें बैग में रखी और बंद कर लिया। यहाँ तक कि रॉन ने भी हैरी से नजरें नहीं मिलाई। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने धीरे से कहा, दोबारा मिलने तक आप लोगों की किस्मत अच्छी रही। और बेटे, तुम अगली क्लास में देर से आओगे, इसलिए मेहनत करना ताकि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो पाए। हैरी, रॉन और हरमाइनी प्रोफेसर ट्रेलॉनी की सीढ़ी से नीचे उतरकर मैगोनागल की रूपांतरण की कक्षा की तरफ चल दिया। उनकी क्लासरूम को खोजने में उन्हें इतना ज़्यादा समय लगा कि हालांकि वो ज्योतिष शास्त्र की कक्षा से जल्दी आ गए थे, लेकिन वो बस किसी तरह ठीक समय पर ही पहुंच पाए। हैरी ने बैठने के लिए क्लास में सबसे पीछे की सीट चुनी। उसे लगा जैसे वो बहुत ही चमकदार स्पॉटलाइट में बैठा हो। पूरी क्लास उसकी तरफ चोरी चोरी से देख रही थी, जैसे वो किसी भी पल मर सकता हो। उसने बिल्कुल नहीं सुना कि प्रोफेसर मैगोनागल नर पशुओं, ऐसे जादूगर जो रूप बदलकर जानवर बन सकते हैं, के बारे में क्या समझा रही थी। उसने ये भी नहीं देखा कि प्रोफेसर मैगोनागल उनकी आंखों के सामने रूप बदलकर धारीदार बिल्ली में बदल गई, जिसकी आंखों के चारों तरफ चश्मे के निशान थे। तुम लोगों को आज हुआ क्या है? मैगोनागल ने दोबारा अपने असली रूप में आते हुए सबको घूरते हुए देखा। वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब मेरे रूप बदलकर बिल्ली बनने पर क्लास के बच्चों ने तालियां नहीं बजाई।
सबका सिर एक बार फिर हैरी की तरफ घूम गया, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। फिर हरमाइनी ने हाथ उठाया। प्रोफेसर, हम अभी ज्योतिष की पहली क्लास से आ रहे हैं। हम आज चाय की पत्तियों से भविष्य पढ़ रहे थे और अच्छा, मैगोनागल ने अचानक आंखें चढ़ाकर कहा। तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं मिस ग्रेंजर, मुझे बताओ इस साल तुम में से कौन मरने वाला है? हर विद्यार्थी को उन्हें घूरने लगा। मैं, हैरी ने आखिरकार कहा। अच्छा, प्रोफेसर मैगोनागल ने हैरी को अपनी मनकेदार आंखों से देखते हुए कहा। तो तुम्हें जान लेना चाहिए पॉटर कि सिबिल ट्रेलॉनी जब से स्कूल में आई है तब से हर साल एक विद्यार्थी के मरने की भविष्यवाणी करती ही है। अब तक उनमें से कोई नहीं मरा। किसी नई क्लास का स्वागत करते समय मौत के अपशकुन देखना उसका प्रिय शौक है। मैं अपने सहकर्मी की बुराई नहीं करती, वरना। मैगोनागल बीच में रुकी। उनकी नाक सफेद हो गई। फिर उन्होंने अधिक शांति से आगे कहा। ज्योतिष शास्त्र जादू की सबसे कम सटीक शाखाओं में से एक है। मैं तुम लोगों से छिपाऊंगी नहीं कि मुझे ज्योतिष विद्या ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती। सच्चे ज्योतिष बहुत ही कम होते हैं। और प्रोफेसर ट्रेलॉनी, वो एक बार फिर ठहरी और सामान्य लहजे में बोली। तुम मुझे अच्छी हालत में दिख रहे हो पॉटर, इसलिए माफ करना, मैं तुम्हें होमवर्क में कोई छूट नहीं दूंगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हें होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। हरमाइनी हंसी। हैरी को भी अच्छा महसूस हुआ। प्रोफेसर ट्रेलॉनी की क्लासरूम की धीमी लाल रोशनी और दिमाग चकराती बदबू से दूर चाय की पत्तियों से घर बनाना बेवकूफ़ी लग रही थी। बहरहाल हर विद्यार्थी को अब भी यकीन नहीं हुआ था। रॉन अभी भी चिंतित था और लेवेंडर फुसफुसाकर बोली, पर नेविल का कप तो टूट गया था ना। रूपांतरण की कक्षा खत्म होने के बाद वो लंच के लिए बड़े हॉल की तरफ जाने वाली भीड़ में शामिल हो गए। रॉन, खुश हो जाओ, हरमाइनी बोली और उसकी तरफ मीट वाली कढ़ाई सरका दी। सुना ना, प्रोफेसर मैगोनागल ने क्या कहा था? रॉन ने अपनी प्लेट में मीट रखा और कांटा उठा लिया, लेकिन खाना शुरू नहीं किया। हैरी, वो धीमी और गंभीर आवाज में बोला, तुम्हें कहीं कोई बड़ा काला कुत्ता तो नहीं दिखा है ना? हाँ, दिखा है, हैरी बोला। उस रात को जब मैं डर्सलीज के घर से भागा था तब। रॉन के हाथ से कांटा खन्ने की आवाज के साथ गिर गया। कोई आवारा कुत्ता होगा, हरमाइनी ने शांति से कहा। रॉन ने हरमाइनी को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गई हो। फिर वो बोला, हरमाइनी, अगर हैरी ने ग्रिम देखा है तो ये बहुत बहुत बुरा है। मेरे अंकल बिलियस ने ग्रिम देखा था और वो 24 घंटे में मारे गए थे। ओ कम ऑन, ये इत्तेफाक हो सकता है, हरमाइनी ने कद्दू का जूस डालते हुए कहा। तुम जानती हो तुम किस बारे में बोल रही हो? रॉन को गुस्सा आने लगा था। ग्रिम से ज्यादातर जादूगर इतने डर जाते हैं कि उनकी जान निकल जाती है। देखा, सही कहा, वो ग्रिम को देखते हैं और दहशत से मर जाते हैं। ग्रिम अपशकुन नहीं, मौत का कारण है। और हैरी अब तक हमारे साथ इसलिए है क्योंकि वो इतना मूर्ख नहीं है कि ग्रिम को देख के दहशत में आ जाए। अच्छा, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं थोड़ा पढ़ लूं। रॉन ने अवाक होकर हरमाइनी को देखा। हरमाइनी ने बैग खोलकर उसमें से अंकों के जादुई महत्व के ऐतिहासिक अध्ययन की नई किताब निकाली और उसे जूस के जग से टिका लिया। मुझे ज्योतिष शास्त्र थोड़ा कम विश्वसनीय लगता है। मेरे ख्याल से ये बहुत अंदाज मारने वाला काम है। इसमें कोई शक नहीं है, उस कप में ग्रिम था, रॉन ने गर्मी से कहा। हरमाइनी ठंडेपन से बोली, जब तुम हैरी से कह रहे थे कि ये भेड़ है तब तो तुम्हें इतना विश्वास नहीं था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने कहा था कि तुम में भविष्य को देखने वाला आभा मंडल नहीं है। तुम किसी विषय में डब्बा हो, ये बात तुमसे बर्दाश्त हो ही नहीं सकती। उसने दुखती रख पर हाथ रख दिया था। हरमाइनी ने अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन किताब को टेबल पर इतना जोर से पटका कि गोश्त और गाजर के टुकड़े हर तरफ उड़कर बिखर गए। अगर ज्योतिष शास्त्र में निपुण होने का मतलब ये है कि मुझे चाय की पत्तियों में मौत के अपशकुन देखने का नाटक करना होगा, तो मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा समय तक ये सब्जेक्ट पढ़ पाऊंगी। अंकों के जादुई महत्व के ऐतिहासिक अध्ययन की क्लास की तुलना में ज्योतिष शास्त्र की क्लास बकवास थी। उसने झपट कर बैग उठाया और चलने लगी। उस डॉन पीछे से घूरने लगा। वो क्या बोल कर गई? अरे, अंकों के जादुई महत्व के ऐतिहासिक अध्ययन की क्लास में तो वो गई ही नहीं। कहाँ गई, कब गई? लंच के बाद महल से बाहर निकलकर हैरी खुश हुआ। कल की बारिश अब बंद हो चुकी थी। आसमान अब साफ, हल्का भूरा था और मुलायम घास में नमी थी। ऐसे माहौल में वो जादुई प्राणियों की देखभाल की पहली क्लास में चल दिया। रॉन और हरमाइनी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। हैरी भी बिना कुछ बोले साथ साथ चल रहा था। फिर वो अंधेरे जंगल के किनारे पर बनी हैग्रिड की झोपड़ी के पास वाली हली बड़ी ढलान से नीचे उतरे। तभी उसे अपने सामने 3 जानी पहचानी पीठें दिखी, जिससे उसे पता चल गया कि इस क्लास में उन्हें नाग शक्ति के साथ पढ़ना होगा। मैल्फॉय किलकारियां भरते हुए क्रैब और गोयल के साथ उत्साह से बातें कर रहा था। हैरी अच्छे से जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहे होंगे। हैग्रिड अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर विद्यार्थियों का इंतजार कर रहा था। वो अपना छछूंदर की खाल वाला ओवरकोट पहने था। फैंग नाम का कुत्ता उसके पास ही था। हैग्रिड पढ़ाना शुरू करने के लिए उतावला था। विद्यार्थियों के पास आने पर हैग्रिड बोला, चलो आगे बढ़ो, तुम लोगों के लिए एक बहुत मजेदार पाठ है।
बहुत अच्छा, सब लोग आ गए, ठीक है हमारे पीछे आओ। एक पल के लिए तो हैरी डर गया। उसने सोचा कि हैग्रिड उन्हें जंगल में ले जाएगा। हैरी को जंगल में ऐसे अनुभव हो चुके थे कि वो जिंदगी में कभी वहां नहीं जाना चाहता था। बहरहाल हैरी उन्हें पेड़ों के करीब ले गया। 5 मिनट बाद वो ऐसे बाड़े के बाहर खड़े थे। बाड़े के अंदर कुछ भी नहीं था। सब लोग फेंस के चारों तरफ खड़े हो जाओ, उसने कहा। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो अपनी किताब खोलो। कैसे? ड्रेको मैलफॉय की ठंडी धीमी आवाज आई। क्या? हैग्रिड बोला। हम इन किताबों को खोले कैसे? मैलफॉय ने दोबारा पूछा। उसने भयानक जानवरों की भयानक किताब बाहर निकाली, जिसे उसने रस्सी से बांधा हुआ था। बाकी लोगों ने भी किताबें निकाल ली। कुछ ने हैरी की तरह अपनी किताबें बेल्ट से बांधी थी। बाकी ने उन्हें या तो टाइट बैग के अंदर रखा था या बड़ी क्लिप से बंद कर रखा था। क्या कोई भी किताबें नहीं खोल पाया? हैग्रिड ने निराश दिखते हुए कहा। पूरी क्लास ने सिर हिलाया। अरे बस उन्हें पुचकारना है, हैग्रिड ने ऐसे कहा जैसे ये दुनिया की सबसे ऑब्वियस चीज हो। देखो, उसने हरमाइनी की किताब ली, उस पर रखे स्पेलो टेप को हटा दिया। किताब ने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन हैग्रिड ने उसकी पीठ पर उंगली फिराई। किताब कांपी और स्थिर होकर उसके हाथ में खुल गई। अरे हम लोग कितने मूर्ख थे ना, मैलफॉय ने हंसी उड़ाने के अंदाज में कहा। हमें तो इस किताब को पुचकारना चाहिए था, हमें अंदाजा कैसे नहीं लगा? हमने सोचा कि वो मजेदार है, हैग्रिड ने हरमाइनी से कहा। ओ बड़ी मजेदार है। जो किताबें हमारा हाथ काटने की कोशिश करे वो मजेदार कैसे नहीं होगी? चुप कर मैलफॉय, हैरी ने धीमे से कहा। हैग्रिड निराश था और हैरी चाहता था कि हैग्रिड की पहली क्लास अच्छी जाए। तो फिर ठीक है, हैग्रिड बोला, जिसका ध्यान भटक गया था। तो तुमने किताबें निकाल लिया और अब तुम्हें जादुई प्राणियों की जरूरत है। हाँ, तो हम उन्हें लेकर आते, इंतजार करो। वो जंगल में गया और गायब हो गया। मैलफॉय ने कहा, हे भगवान, ये स्कूल बर्बाद हो रहा है। वो जंगली आदमी पढ़ाने लगा है। मैं अपने डैडी को बताऊंगा कि डंबलडोर ने किस तरह के टीचर पाल रखे हैं। चुप करो मैलफॉय, हैरी ने एक बार फिर कहा। पॉटर, मैं तुम्हें तंपिशाच तुम्हारे पीछे तंपिशाच है। हैरी पलटा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। पलटकर उसने देखा कि मैलफॉय उसकी खिल्ली उड़ा रहा था। लैवेंडर ब्राउन बाड़े की दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोली। इससे पहले कि हैरी कुछ कर पाता, उसने देखा कि 1 दर्जन प्राणी उधर आ रहे थे। हैरी ने आज तक इतने अद्भुत प्राणी नहीं देखे थे। उनके शरीर, पिछले पैर और पूंछें घोड़े जैसी थी, लेकिन अगले पैर, पंख और सिल विशाल बाज के जैसे थे। उनकी नुकीली चोंच धारदार चाकू की तरह थी और बड़ी बड़ी आंखें चमकदार नारंगी। उनके अगले पैर के पंजे आधा फुट लंबे थे और घातक दिख रहे थे। उन सबके गले में चमड़े का एक मोटा पट्टा था, जो एक बड़ी जंजीर से बना था। हैग्रिड ने उन सबकी जंजीरों को अपने विशाल हाथों में पकड़ रखा था और उन जानवरों के पीछे पीछे बाड़े में आ रहा था। वहां चलो, उधर उधर। उसने जंजीरों को हिलाते हुए जानवरों को उस फेंस की तरफ बढ़ाया जहां विद्यार्थी खड़े थे। जब हैग्रिड उनके पास आया और उसने जानवरों के बाड़े में फेंस से बांधा, तो सब पीछे हट गए। गरुड़ अश्व, हैग्रिड ने खुशी से कहा और हाथ हिलाया। सुंदर है ना? हैरी हैग्रिड की बात का मतलब समझ गया था। आधे घोड़े आधे बाज के स्वरूप वाले इस जानवर को पहले देखने का सदमा खत्म होने के बाद गरुड़ अश्व सचमुच सुंदर लगता था। उसकी चमकती चमड़ी और पंख से लेकर बाल तक हर चीज सुंदर थी। सभी गरुड़ अश्व अलग अलग रंग के थे, भूरे, कांस्य, गुलाबी, लाल और स्याह काले। हैग्रिड ने हाथ मलते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, कौन इनके पास आएगा? ऐसा लगा जैसे कोई भी काम नहीं करना चाहता, पर हैरी, रॉन और हरमाइनी फेंस के पास चले गए। अब गरुड़ अश्व के बारे में तुम लोगों को पहली बात ये पता होनी चाहिए कि वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं, हैग्रिड ने कहा। गरुड़ अश्व जल्दी बुरा मान जाता है। कभी किसी गरुड़ अश्व का अपमान मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती हो सकती है। मैलफॉय, क्रैब और गोयल हैग्रिड की बातें ही नहीं सुन रहे थे। वो आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। हैरी को लगा कि वो शायद इस बात की योजना बना रहे हैं कि क्लास का माहौल बिगाड़ा कैसे जाए। हमेशा उसकी पहल का इंतजार करो, हैग्रिड ने आगे कहा। यही विनम्रता है। उसके पास जाओ और सिर झुकाओ, फिर इंतजार करो। अगर वो सिर झुका दे, इसका मतलब वो तुम्हें खुद को छूने की अनुमति दे रहा है। अगर वो सिर ना झुकाए तो पीछे हट जाओ, क्योंकि उसके पंजों से चोट पहुंच सकती है। ठीक है, पहले कौन जाएगा? ज्यादातर विद्यार्थी पीछे हट गए, यहाँ तक कि हैरी, रॉन और हरमाइनी के मन में भी शंका थी। गरुड़ अश्व अब अपना खूंखार सिर हिला रहे थे और शक्तिशाली पंख लहरा रहे थे। उन्हें जंजीरों का बंधन अच्छा नहीं लग रहा था। कोई नहीं, हैग्रिड ने आग्रह भरी नजरों को देखते हुए कहा। हैरी बोला, मैं आऊंगा। उसने पीछे से तेजी से सांस खींचने की आवाज सुनाई दी। लैवेंडर और पार्वती बोली, नहीं हैरी, अपनी चाय की पत्तियों को तो याद करो। हैरी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो बाड़े की फेंस के पार गया। हैरी, शाबाश, हैग्रिड ने तेज आवाज में कहा। तो ठीक है, हम देखते हैं कि बकबीक के साथ तुम्हारी पटरी कैसी बटती है।
उसने एक जंजीर खोल दी, भूरे रंग का गरुड़ाश्व बाकियों से अलग किया और उसके चमड़े का पट्टा उतार दिया। बाड़े के दूसरे हिस्से में खड़े विद्यार्थी सांस रोककर खड़े थे। मैल्फॉय की आंखें दुर्भावना से सिकुड़ गई थी। हैग्रिड ने शांति से कहा, आराम से हैरी, नजरें मिलाओ। अब कोशिश करो कि पलके कम से कम झपकाए। ज्यादा पलके झपकाने से गरुड़ाश्व भरोसा नहीं करेगा। हैरी ने बकबीक से नजरें मिलाई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने पलके नहीं झपकाए। बकबीक ने सिर घुमाया और अपनी खूंखार नारंगी आंख से हैरी को घूरने लगा। यह हुई ना बात, हैरी अब सर झुकाओ। हैरी बकबीक के सामने अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा खुला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसने हैग्रिड ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने थोड़ा सा सिर झुकाया और ऊपर देखा। गरुड़ाश्व अब भी बिना हिले घमंड से हैरी की तरफ देख रहा था। हैग्रिड ने चिंतित दिखते हुए कहा, ठीक है, पीछे हटो, आराम से सिर झुकाए रखो। लेकिन तभी हैरी को बेहद आश्चर्य हुआ कि गरुड़ाश्व अचानक अपने पपड़ीदार घुटनों के बल बैठ गया और समझने में कोई गलती नहीं थी कि वो झुक गया है। शाबाश हैरी, अब तो मुझे छू सकते हो, चलो आगे बढ़ो। हैरी को लगा कि इससे अच्छा पुरस्कार ये होता कि उसे पीछे हटने को कहा जाता, पर वो गरुड़ाश्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने कई बार उसकी चोंच थपथपाई। गरुड़ाश्व ने अपनी आंखें आलस में बंद कर दी, जैसे उसे मजा आ रहा हो। क्लास के विद्यार्थियों ने तालियां बजाई, सिर्फ मैल्फॉय, क्रैब और गॉयल को छोड़कर, जो बड़े निराश दिख रहे थे। तो भाई ठीक है हैरी, अब चलो इसकी सवारी करें। हैरी ने यह तो कल्पना ही नहीं की थी। उसे झाड़ू पर उड़ने की आदत थी, पर गरुड़ाश्व की उड़ान के बारे में उसे पता नहीं था। तो उसके पीठ पर बैठ जाओ, पंख वाले जोड़ के ठीक पीछे, हैग्रिड बोला, और ध्यान रहे कोई पंख मत खींचना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। चल बकबीक। हैरी ने बकबीक के पंख के ऊपर अपना पैर रखा और उसकी पीठ पर चढ़ गया। बकबीक दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे पकड़े कहां से, क्योंकि उसके सामने की हर चीज पंखों से ढकी थी। चल बकबीक आगे। हैग्रिड ने गरुड़ाश्व की पूंछ के पास धौल जमाई। बिना किसी चेतावनी के 12 फुट के पंख हैरी के दोनों तरफ फड़फड़ाने लगे। आसमान में ऊपर उड़ने से पहले उसे बस इतना समय मिला कि वो गरुड़ाश्व की गर्दन पकड़ ले। ये उड़ान झाड़ू की तरह नहीं थी और हैरी जानता था कि उसे क्या ज्यादा पसंद है। गरुड़ाश्व के पंख उसके दोनों तरफ फड़फड़ा रहे थे और उसे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। जब पंख हैरी के पैरों पर पड़ते तो उसे लगता कि वो अभी गिर जाएगा। चमकदार गरुड़ाश्व से उसकी उंगलियां फिसल रही थी। वो ज्यादा मजबूत पकड़ बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। निम्बस 2000 की शानदार सवारी के बजाय गरुड़ाश्व पर वो आगे पीछे झूल रहा था। जब गरुड़ाश्व के पैर पंखों के साथ ऊपर उठते या नीचे गिरते तो हैरी भी ऊपर नीचे हो जाता। गरुड़ाश्व ने बाड़े का एक चक्कर लगाया और फिर जमीन पर उतर गया। हैरी को इसी बात का डर था। जब गरुड़ाश्व की चिकनी गर्दन नीचे हुई तो वह पीछे झुक गया। उसे लगा वो चोंच पर से होता हुआ नीचे गिर जाएगा। फिर गरुड़ाश्व के चारों पैर जमीन से टकराए और हैरी को एक झटका लगा। किसी तरह वो पीठ पर बैठे रहने में कामयाब हुआ और दोबारा सीधा हो गया। बहुत बढ़िया हैरी, हैग्रिड गरजा। जब मैल्फॉय, क्रैब और गॉयल के अलावा बाकी सबने तालियां बजाई। ठीक है, और कौन कौन ये करना चाहता है? हैरी की सफलता के बाद सभी में हिम्मत आ गई थी। वो बाड़े में जाने लगे। हैग्रिड एक एक के बाद एक गरुड़ाश्व की जंजीर खोलता गया। धीरे धीरे पूरे बाड़े में विद्यार्थी घबराकर सिर झुका रहे थे। नेविल बार बार अपने गरुड़ाश्व से डरकर भाग रहा था, जो किसी भी तरह से अपने घुटने झुकाने को तैयार नहीं था। रॉन और हरमाइनी ने हैरी की आंखों के सामने एक लाल गरुड़ाश्व पर प्रैक्टिस की। मैल्फॉय, क्रैब और गॉयल तीनों ने बकबीक को चुना। उसने मैल्फॉय के सामने सिर झुका दिया था। मैल्फॉय अब उसकी चोंच थपथपा रहा था और उसे हिकारत से देख रहा था। मैल्फॉय ने हैरी को सुनाने के लिए जोर से कहा, बहुत आसान काम है। मैं जानता था अगर पॉटर कर सकता है तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं हो सकता। मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम बिल्कुल खतरनाक नहीं हो। उसने गरुड़ाश्व से कहा, तुम एक बदसूरत, भूरे, गंदे जानवर ही तो। एक ही पल में ऐसा हो गया। गरुड़ाश्व ने फौलाद की तरह मजबूत पंजे मैल्फॉय के हाथ पर मारे और वो चीखने लगा। अगले ही पल हैग्रिड ने बकबीक के गले में पट्टा डाल दिया। बकबीक अब भी मैल्फॉय तक पहुंचने के लिए जोर लगा रहा था। दूसरी तरफ मैल्फॉय घास में पड़ा था और उसका दुशाला खून में लथपथ था। पूरी क्लास दहशत में आ गई। फिर मैल्फॉय चिल्लाया, मैं मर गया, मैं मेरी तरफ देखो, इस गंदे जानवर ने मुझे मार डाला। ओए तुम मरे नहीं हो, हैग्रिड बोला, जिसका चेहरा सफेद था। कोई मदद करो इसे उठा के ले जाने में। जब हैग्रिड ने मैल्फॉय को आसानी से उठा लिया तो हरमाइनी ने भागकर बाड़े का दरवाजा खोला। हैग्रिड जब हैरी के पास से निकला तो उसने देखा कि मैल्फॉय की बांह पर एक लंबा गहरा सा घाव था, जिसमें से खून टपक रहा था। हैग्रिड महल की तरफ जाने वाली चढ़ाई पर तेजी से भाग रहा था। जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास में बच्चे सहमे हुए चलने लगे। नागशक्ति के विद्यार्थी हैग्रिड को बुला भरा कह रहे थे। फैंसी पार्किंसन ने रोते हुए कहा, उसे तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये मैल्फॉय की गलती थी, डीन थॉमस ने गुस्से में कहा। ये सुनकर क्रैब और गॉयल ने अपनी उंगलियां चटकाने लगे। वो सब पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर वीरान प्रवेश हॉल में पहुंचे। मैं देख कर आती हूँ, वो ठीक तो है ना?
ये कहते हुए पैंसी संगमरमर की सीढ़ी चढ़ने लगी। नागशक्ति के बाकी विद्यार्थी हैग्रिड के बारे में बड़बड़ाते हुए अपने तहखाने की दिशा में चल दिए। हैरी, रॉन और हरमाइनी गरुड़ द्वार के हॉल में जाने के लिए अपनी ऊपरी मंजिल पर चढ़ने लगे। क्या तुम्हें लगता है मैल्फॉय ठीक हो जाएगा? हरमाइनी ने चिंता से पूछा। बिल्कुल हो जाएगा। मैडम पॉम्फ्री 1 सेकंड में एक घाव ठीक कर सकती है, हैरी ने कहा, जिसकी इससे भी बुरी चोटों को उन्होंने जादू से ठीक कर दिया था। हैग्रिड की पहली क्लास में इस तरह की घटना होना सचमुच अच्छी बात नहीं है ना? रॉन ने चिंतित दिखते हुए कहा। मैल्फॉय ने उसका खेल बिगाड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। डिनर के वक्त वो बड़े हॉल में पहुंचे। उन्हें हैग्रिड के दिखने की आशा थी, लेकिन वो वहां नहीं था। वो उसे निकालेंगे तो नहीं ना? वो अपने सामने रखी एक डिश को छू भी नहीं रही थी। बेहतर होगा वो ऐसा ना करें। वो भी कुछ नहीं खा रहा था। हैरी ने नागशक्ति टेबल को देखा। क्रैब और गोयल के साथ बहुत से विद्यार्थी आपस में सटकर गहरी चर्चा में थे। हैरी को यकीन था कि वो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे होंगे कि मैल्फॉय को चोट कैसे लगी। रॉन ने उदासी से कहा, पर तुम ये तो नहीं कह सकते कि पहला दिन दिलचस्प नहीं था। वो डिनर के बाद गरुड़ द्वार के भीड़ भरे कॉमन रूम में गए और उन्होंने प्रोफेसर मैकगोनागल का दिया होमवर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन तीनों का ही ध्यान भटकता रहा और वो खिड़की के बाहर देखते रहे। हैग्रिड की खिड़की में रोशनी, हैरी बोला। रॉन ने घड़ी में देखा। अगर हम जल्दी करें तो मिल सकते हैं, देर नहीं हुई है। क्या पता, हरमाइनी ने धीमे से कहा और हैरी को देखने लगी। मुझे मैदान के पार जाने की इजाजत तो है ना? सीरियस ब्लैक तंपिशाचों को पार करके हॉगवर्ट्स में तो नहीं घुस सकता ना? उन्होंने अपना होमवर्क एक तरफ रखा और मोटी औरत की तस्वीर से होकर बाहर निकल गए। उन्हें खुशी हुई कि बाहर निकलते समय उन्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन नहीं था कि उन्हें इतनी देर से बाहर जाना चाहिए या नहीं। घास अभी भी गीली थी और धुंध में लगभग काली दिख रही थी। जब उन्होंने हैग्रिड की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो आवाज आई, अंदर आ जाओ। हैग्रिड अपनी लकड़ी की टेबल के पास शर्ट पहने बैठा था। फ्राइंग का सिर उसकी गोद में था। एक नजर में ही वो समझ गया कि हैग्रिड ने पी रखी है। उसके सामने जस्ते का जग रखा था, जो बाल्टी जितना बड़ा था। हैग्रिड की हालत इतनी खराब थी कि वो उन्हें ठीक से पहचान भी नहीं पाई। उन्हें पहचानने के बाद वो भारी आवाज में बोला, हमें लगता है यह एक रिकॉर्ड होगा। हॉगवर्ट्स में आज तक किसी टीचर को पहले दिन नहीं निकाला गया होगा। हरमाइनी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें निकाला तो नहीं गया हैग्रिड? अब तक तो नहीं निकाला गया, हैग्रिड ने दुखी होकर कहा और जग में जो भी था उसका एक बड़ा घूंट लिया। लेकिन वक्त की बात है, मैल्फॉय को जो लगा है। कैसा है वो? चोट गंभीर तो नहीं थी? मैडम पॉम्फ्री से जितना हो सकता था उन्होंने कर दिया, हैग्रिड ने धीरे से। लेकिन मैल्फॉय दर्द की शिकायत करा रहा था, प्लास्टर बांधने पर जोर दे रहा था। ओ, वो नाटक कर रहा है, हैरी ने कहा। मैडम पॉम्फ्रे किसी की भी चोट को ठीक कर सकती है। पिछले साल उन्होंने मेरी आधी हड्डियां दोबारा एक रात में उगा दी थी। मैल्फॉय इस घटना को तूल देकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहता है। जाहिर है स्कूल के गवर्नर्स को पता चल गया है, हैग्रिड ने दुखी स्वर में कहा। उनका विचार है कि हमने पहले दिन बड़ा पाठ रख दिया। हमें गरुड़ अश्व बाद में पढ़ाना चाहिए था, फ्लॉबर वर्म्स पढ़ाने चाहिए थे। हमने तो बस सोचा कि पहली क्लास दिलचस्प हो। सारी हमारी गलती थी। सारी गलती मैल्फॉय की थी हैग्रिड, हरमाइनी ने कहा। हम सब उस घटना के गवाह हैं। तुमने कहा था कि अगर गरुड़ अश्वों का अपमान किया जाएगा तो वो हमला कर देंगे। ये मैल्फॉय की गलती है कि वो सुन नहीं रहा था। हम डंबलडोर को बता देंगे। हाँ, चिंता मत करो हैग्रिड, हम तुम्हारा पक्ष लेंगे, रॉन बोला। हैग्रिड की बीटल जैसी काली आंखों से आंसू बह निकले। उसने हैरी और रॉन को गले लगा लिया, जिससे उनकी हड्डियां टूटते टूटते बची। मैं सोचती हूँ कि तुमने बहुत पी ली है हैग्रिड, हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा। उसने टेबल पर से जग उठाया और बाहर उसे खाली कर दिया। शायद वो सही कहती है, हैग्रिड ने हैरी और रॉन को छोड़ते हुए कहा। वो दोनों लड़खड़ाते हुए दूर चले गए और पसलियां मलने लगे। हैग्रिड कुर्सी पर से जैसे तैसे उठा और डगमगाते कदमों से हरमाइनी के पीछे बाहर गया। उन्हें छपाक की जोरदार आवाज आई। उसने क्या किया? हैरी ने घबराते हुए पूछा, जब हरमाइनी खाली जग लेकर आई। उसने अपना सिर पानी की बाल्टी में डुबा दिया है, हरमाइनी ने जग को दूर रखते हुए कहा। हैग्रिड जब अपनी गीली आंखों से पानी पहुंचते हुए वापस आया तो उसके लंबे बाल और दाढ़ी गीली थी। अब ठीक है, उसने अपने सिर को किसी कुत्ते की तरह हिलाया और सब पर पानी की बौछार कर दी। अच्छा हुआ तुम लोग हमसे मिलने आ गए, हम सचमुच। फिर हैग्रिड हैरी को घूरने लगा। उसे अभी ये हाल ही में एहसास हुआ था कि वो यहाँ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गरजते हुए पूछा। वो अचानक गरजा था, इसलिए वो सभी हवा में उछल पड़े। अंधेरा होने के बाद तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए हैरी, और तुम दोनों, तुम उसे बाहर निकलने दे रहे हो। हैग्रिड ने हैरी के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले गया। हैग्रिड ने गुस्से से कहा, चलो, हम तुम लोगों को स्कूल छोड़ने चल रहे हैं। अंधेरा होने के बाद कभी हमसे मिलने बताना, हम इस काबिल नहीं है।